वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी एक्ट 2017 का सेक्शन 321 कर रहे हैं, जिसमें एक रिपोर्ट जमा करवानी है ऑफिशियल लिक्विडेटर ने कोर्ट को, और उस पर बात होगी। तो ख़ास तौर पर ये ध्यान में रखना है कि ये एक इनिशियल रिपोर्ट है जो सेक्शन 321 में कवर होती है। फाइनल रिपोर्ट नहीं है, कि ये वो रिपोर्ट नहीं है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर अपना काम जब कंप्लीट कर चुका हो तो उसके बाद वो क्या करेगा। तो रिक्वायरमेंट हम पढ़ेंगे। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मिलने के सर्टेन डेज के बाद ये रिपोर्ट जमा करवानी है ऑफिशियल लिक्विडेटर ने। बेसिकली ये रिपोर्ट से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक किस्म का ऑफिशियल लिक्विडेटर की तरफ से कोर्ट को एक समरी होती है कि क्या क्या सिचुएशन उसके सामने आई है। पर्टिकुलर्स इस रिपोर्ट में क्या क्या शामिल होगा, कुछ एडिशनल कंटेंट्स अगर उस तरह के सर्कमस्टांसेस हों तो वो भी इंक्लूड होंगे, उन पे बात करेंगे। फिर ये किस टाइम लिमिट में जमा करवानी है, और कोर्ट के साथ साथ रजिस्ट्रार को भी एक कॉपी सबमिट करवानी होती है। तो उस रिक्वायरमेंट पर हम वन बाय वन बात कर रहे होंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ये रिक्वायरमेंट सिर्फ तब है जब कोर्ट ने एक वाइंडिंग अप ऑर्डर दिया हो और ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट हुई हो। यानी ये जो रिपोर्ट है ये प्रोविजनल मैनेजर ने नहीं देनी, ये सिर्फ ऑफिशियल लिक्विडेटर के लिए रेलिवेंट है। जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो प्रोविजनल मैनेजर को भी मिलती है, ऑफिशियल लिक्विडेटर को भी मिलती है, लेकिन उसकी बेस पर रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट सिर्फ ऑफिशियल लिक्विडेटर की है। और ऑब्लिगेशन क्या होगी ऑफिशियल लिक्विडेटर की, कि वो कोर्ट को एक रिपोर्ट जमा करवाए जिसमें रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स हो। वो पर्टिकुलर्स क्या हैं अब वो देखते हैं। सबसे पहले तो नेचर एंड डिटेल्स ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी के एसेट्स की डिटेल इंक्लूडिंग देयर लोकेशन और उनकी करंट वैल्यू जो डिली असरटेन्ड हो बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। जो रजिस्टर्ड वैल्यूएशन का काम करते हैं ये नॉर्मली पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से सर्टिफाइड लोग होते हैं, तो उनसे एक करंट वैल्यू जो कंपनी के एसेट्स की है वो असरटेन करवा कर वो दी जाए। फिर कैश बैलेंस जो इन हैंड है, जो एट बैंक है, कोई निगोशिएबल सिक्योरिटीज जैसे चेक्स हैं, प्रॉमिसरी नोट वगैरह है, तो वो भी जो भी कंपनी के पास है उनकी डिटेल। कंपनी का ऑथराइज्ड और पेड अप कैपिटल की जो डिस्क्रिप्शन है कि उसमें से लेट से कि जी प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स वगैरह कितने। एग्जिस्टिंग एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज वो हैं जो अभी हैं, और कंटीजेंट लाइबिलिटीज जैसे कंपनी के कुछ केसेस चल रहे हैं तो वो अराइज हो सकती हैं लाइबिलिटीज कुछ सिचुएशन में। कंपनी जिस तरीके से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म करेगी तो उसकी ब्रीच के डैमेजेस देने पड़ सकते हैं, तो वो कंटीजेंट लाइबिलिटीज क्या है। इंडिकेटिंग पर्टिकुलर्स ऑफ क्रेडिटर्स, के क्रेडिटर्स कौन कौन है, स्टेटिंग सेपरेटली द अमाउंट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट, एंड इन द केस ऑफ सिक्योर्ड डेट पर्टिकुलर्स ऑफ सिक्योरिटीज गिवन। ये सारी इंफॉर्मेशन खुद लिक्विडेटर को कहां से मिलती है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मिलती है, जो अंडर सेक्शन 320 कंपनी के जो डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव सीएफओ वगैरह ने जमा करवाई होती है, लिक्विडेटर को दी होती है। लिक्विडेटर उसकी बेस पर ये बनाएगा। फिर डेटर्स की डिटेल, के डेट्स ड्यू टू द कंपनी क्या है, उन लोगों के नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये डिटेल्स बेसिकली कुछ डिटेल्स लिक्विडेटर खुद फाइंड आउट करेगा, ज्यादातर इसमें से मामला जो हैं वो उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मिल रहे होंगे, और उनकी वो एक समरी बनाकर बेसिकली कोर्ट को जमा करवा रहा होगा। तो अमाउंट कितनी लाइकली टू बी रियलाइज्ड है डेटर्स में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कंपनी कोई, बल्कि कोई भी बिजनेस जब वाइंड अप हो रहा होता है और खुद को क्लोज कर रहे होते हैं तो सारे पैसे रिकवर करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। फिर डेट्स ड्यू फ्रॉम कंट्रीब्यूटरीज। अब ये टर्म कंट्रीब्यूटरी जो यूज होती है, तो टर्म कंट्रीब्यूटरी का मतलब है कि कंपनी की वाइंडिंग अप में जिस जिस शख्स को कंपनी के एसेट्स की तरफ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा वो कंट्रीब्यूटरी कहलाता है। नॉर्मली जो मेंबर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूटरी कहलाते हैं। अगर अमाउंट कोई अनपेड हो शेयर कैपिटल पे, या कंपनी गारंटी लिमिटेड थी तो जो गारंटी की अमाउंट वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उसकी बेस पर वो कंट्रीब्यूटरी कहलाएंगे। फिर कंपनी के इंटेंजिबल एसेट्स की डिटेल, यानी ट्रेड मार्क्स हैं, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं जो कंपनी ओन करती है उनकी डिटेल। कंपनी के जो मेन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जॉइंट वेंचर्स, कोलैबोरेशन वगैरह, उनकी डिटेल। कंपनी की होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज की डिटेल। जो लीगल केसेस कंपनी ने फाइल किए हुए हैं या कंपनी के अगेंस्ट फाइल हुए हैं उनकी डिटेल। और सच इधर इंफॉर्मेशन जो कोर्ट या तो डायरेक्ट कर दे या खुद ऑफिशियल लिक्विडेटर समझते हों कि ये जरूरी है कि कोर्ट को बताई जाए, तो वो उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो टोटल ये 11 पॉइंट्स हैं जो इसके पर्टिकुलर्स में कवर होते हैं। एडिशनल कंटेंट में ये भी रिक्वायरमेंट है कि द ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल आल्सो इंक्लूड इन हिज रिपोर्ट द मैनर इन विच द कंपनी वाज प्रोमोटेड और फॉर्म्ड। भाई कंपनी की जो प्रमोशन हुई थी वो किस तरीके से हुई थी, उसका कैपिटल कहाँ से आया था, और क्या उनके ओपिनियन में कोई फ्रॉड कमिट हुआ था जो लोग उसकी प्रमोशन और फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे, या
इवन हो सकता है फॉर्मेशन के टाइम पर ना हुआ हो, एडिशनल भी पॉइंट है। और बाय एनी डायरेक्टर और अदर ऑफिसर ऑफ कंपनी इन रिलेशन टू द कंपनी सिंस इट्स फॉर्मेशन, कि कंपनी जब बन गई तो उसके बाद क्या कंपनी के कोई डायरेक्टर या ऑफिसर्स की तरफ से कंपनी से रिलेट करके कोई फ्रॉड किया गया है, अगर ऐसा हुआ है तो उसकी डिटेल भी रिपोर्ट में शामिल की जाएगी। इसी तरह ऑफिशियल लिक्विडेटर ये रिपोर्ट देगा कि वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस क्या है कंपनी का, और अगर स्टेप्स वो कौन से लेने चाहिए जिससे कंपनी के एसेट्स की वैल्यू मैक्सिमाइज की जा सकती है। क्योंकि बाज़ात ये होता है कि जैसे वर्क इन प्रोसेस है तो उसको कंप्लीट कर लिया जाए तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, अगर फौरन बंद किया गया तो सारी चीज़ों में नुकसान हो जाएगा। तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो लिए जाएं तो कंपनी के एसेट्स की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू रियलाइज हो सकती है, वो भी एक प्लान भी दिया जाएगा। ऑफिशियल लिक्विडेटर अगर समझते हैं तो कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर वो फर्दर रिपोर्ट या रिपोर्ट्स भी जमा करवा सकते हैं। एक तो करानी ही है, बाद में भी कोई फर्दर रिपोर्ट या रिपोर्ट्स देनी हो तो वो भी सबमिट हो सकती हैं। इसकी टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट ये है कि लॉ कहता है कि एज सुन एज प्रैक्टिकेबल आफ्टर रिसीट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि ये रिपोर्ट जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की रिसीव के बाद मिल रही होगी, एंड नॉट लेटर देन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। लेकिन इसका जो मैक्सिमम टाइम है वो वाइंडिंग अप ऑर्डर से 60 डेज तक का है, तो उन्होंने ये रिपोर्ट कोर्ट को जमा करवानी है। इस रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को भी सिमल्टेनियसली भेजी जाएगी, जैसे कोर्ट को सबमिट करवाएंगे साथ के साथ रजिस्ट्रार को भी भेज दी जाएगी। तो एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ऑन 19 अक्टूबर 2021 कोर्ट अपॉइंटेड ज़ारा एज ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ XYZ लिमिटेड एंड ऑर्डर द वाइंडिंग अप ऑफ XYZ लिमिटेड। तो ये डेट है जिसे हम रेलिवेंट डेट कहेंगे जिस दिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर इशू हुआ। ज़ारा को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रिसीव हुई फ्रॉम डायरेक्टर्स ऑफ XYZ लिमिटेड ऑन 3 नवंबर 2021, यानी 15 डेज में रिसीव हो गई, जो कि रूल भी यही है कि 15 डेज में होनी चाहिए। तो ज़ारा को बेसिकली कब रिपोर्ट सबमिट करवानी होगी? तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि एज सुन एज प्रैक्टिकेबल, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रिसीव हुई है 3 नवंबर को तो उसके फौरन बात कर देनी चाहिए, बट नॉट लेटर देन 18 दिसंबर 2021। 18 दिसंबर 2021 से डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड है 60 डेज का जो कि वाइंडिंग अप ऑर्डर से है, तो इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है, इसके अंदर अंदर ये रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।